Dear students, in the last class, in part 1 of optics, we discussed a few fundamental properties of light. We discussed a few important terms like electromagnetic wave. हमने बताया आपको कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना है। इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। और हमने ये भी बताया कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करता है। सो लाइट वैक्यूम से भी स्पेस में भी ये क्रॉस कर जाएगा, पास कर जाएगा। दूसरी बात हमने ये भी बताया आपको कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और हमने ये भी बताया कि शैडो की जो फॉर्मेशन होती है वो इसी प्रॉपर्टी के कारण होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है। लाइट के बारे में कुछ और भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो अजीब है, यूनिक बात है कि लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी। लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी। लाइट हैज डुअल प्रॉपर्टी। What does it mean? Dual. लाइट जो है पार्टिकल की भी तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में आगे हम क्लासेज में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें पार्टिकल के रूप में लाइट को अगर कंसीडर किया जाए तो वो सही उतरता है, जैसे स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ ऐसे फिनोमेना हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जैसे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेनन जो है वो हम लाइट के वेव प्रॉपर्टी के अनुसार हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। लाइट जिस पार्टिकल से बना है उसे हम फोटोन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट अगर एक पार्टिकल से बनी है तो वो पार्टिकल फोटोन है। एंड फोटोन है क्या? तो फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, ए पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो फोटोन कैन बी कंसिडर्ड इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल which constitute light, and since light is energy, so we can consider that ये जो smallest particle है जिसको फोटोन कहा, ये smallest packet of electromagnetic energy है जो लाइट की एनर्जी को कैरी करता है। सो लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, जो फोटोन है, वो ट्रेवल कर रही है। और इस ये फोटोन क्या है? तो पैकेट ऑफ, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी है, बहुत छोटी पैकेट ऑफ एनर्जी है। इस फोटोन की खास बात क्या है? इट हैज रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। इसकी रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास क्या होता है? ये रिलेटिविस्टिक वर्ड है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी थी। उस अनुसार हर अलग ऑब्जेक्ट की जो मास होती है वो अलग अलग स्पीड पे अलग होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस समय जो उसकी मास होगी उसको कहेंगे रेस्ट मास।
फोटोन अगर रेस्ट में, हालांकि फोटोन रेस्ट में पॉसिबल नहीं है, इट इज ऑलवेज मूविंग विद ए वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट, दैट यू नो 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बट अगर फोटोन जो है उसको रेस्ट में रखा जाए तो उसकी जो मास होगी वो 0 होगी, इसलिए इसे कहते हैं रेस्ट मास 0 है। तो अब हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी, डुअल प्रॉपर्टी के अनुसार बहुत सारी अदर मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आने लगती है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमने जो बताया लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट समटाइम्स इट इज फाउंड दैट इट कैन बेंड फ्रॉम इट्स पाथ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में ये देखा गया है कि लाइट जब छोटे से स्पेस स्लिट या बहुत ही ऐसे पॉइंट से गुजरता है जिसकी जो एज की जो लेंथ की जो मैग्नीट्यूड होगी, जो विड्थ होगी, काफ़ी छोटी है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो वहाँ देखा गया है कि लाइट जो है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, इट बेंड से लेकर। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि लाइट की जो बेंडिंग फिनोमेनन है वो ग्रेविटी में देखा गया है। ग्रेविटी कैसे अफेक्ट कर सकता है लाइट को? तो ग्रेविटी क्या है? When we say that there is any material mass, it attracts another mass. ये जो अट्रैक्शन जो फोर्स है एक मास का दूसरे मास के प्रति, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है क्या? ये ग्रेविटी हमारा जो स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, ये स्पेस है। स्पेस और टाइम हमारा आपस में इंटर रिलेटेड है। हालांकि ये आसानी से आप डाइजेस्ट नहीं करते हो, लेकिन ये जो स्पेस है और टाइम जो पास कर रहा है, इट ऑलवेज पासेज, ये आपस में इंटर रिलेटेड। फॉर द फर्स्ट टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंसेप्ट को दिया स्पेस टाइम कंटिन्यूम। स्पेस टाइम कंटिन्यूम, ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम जो है इस पर ग्रेविटी का असर होता है। अगर हम कहते हैं कि कोई बॉल है उसे छोड़ दिया जाए तो अर्थ की तरफ चला आता है, एक्चुअली अर्थ की तरफ इसलिए चला आता है कि जो ग्रेविटी है स्पेस टाइम पर अपना असर डालता है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी का असर टाइम पे पड़ता है, इट अफेक्ट्स टाइम। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अभी हम ये समझ ले कि ग्रेविटी का असर स्पेस टाइम कंटिन्यूम में पड़ता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ग्रेविटी में रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस स्पेस टाइम में कंटिन्यूम में रख रहे हैं। तो चूंकि स्पेस टाइम कंटिन्यूम पर ग्रेविटी का असर पड़ता है, ग्रेविटी क्या करता है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम को कर्व्ड कर देता है, उसे रैप कर देता है। देयर इज अ कर्वेचर फॉर्म इन द स्पेस टाइम कंटिन्यूम ड्यू टू द ग्रेविटी, और उस कारण से चूंकि स्पेस टाइम जो है वो कर्व बन जाती है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी उस स्पेस टाइम, चूंकि ऑब्जेक्ट तो स्पेस टाइम में है, तो अगर स्पेस टाइम अगर कर्व हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट भी उसी स्पेस टाइम कर्व के अनुसार वो अपने पोजीशन को बदलेगा, और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। तो एक्चुअली ग्रेविटी के कारण स्पेस टाइम जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो कर्व बन जाता है, और उस स्पेस टाइम में ऑब्जेक्ट रखा है तो कर्वेचर के कारण स्पेस टाइम में जो कर्वेचर आ गई तो ऑब्जेक्ट भी उस कर्वेचर के कारण अपना पोजीशन बदलता है, वो अर्थ की तरफ चला जाता है। तो हमें लगती है कि अर्थ खिंच रही है,
हालांकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम पे अपना असर दिखलाता है, उसे कर्व बना लेता है। अब बात आई फोटोन की, लाइट की, तो क्या लाइट पे ग्रेविटी का असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि फोटोन जो है उसकी रेस मास जो 0 है, तो उसकी तो मास ही नहीं है। तो हम कहेंगे जब मास नहीं है तो फिर उस पर ग्रेविटी का असर कैसे पड़ेगा? देखिए रेस मास 0 है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा गया है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे मास भी ग्रो करेगा। फोटोन जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड इसकी क्या है? c है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि E = mc², where m is the mass of the particle when the speed is c। तो ये मास ऑफ द पार्टिकल है, स्पीड है। आगे हम पढ़ेंगे कि एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो h × न्यू होती है। h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उस अनुसार से अगर स्पीड जो c है वो अगर बदलता है तो नेचुरली है उसकी मास पे असर पड़ेगी। हालांकि फोटोन अगर रेस्ट में है तो उसका मास 0 है, लेकिन अगर उसका स्पीड c है तो उसका मास m है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था mc²। ये E क्या है? एनर्जी। किसका? लाइट का एनर्जी। ये h × न्यू, ये क्या है? ये भी एनर्जी है, ये भी लाइट की एनर्जी है। ये कब अप्लाई करते हैं? जब हम उसे वेव के रूप में, हमने बताया लाइट वेव की तरह भी ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं, पार्टिकल की तरह भी कर सकते हैं। जब वेव के रूप में करेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एवरी वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अगर हम दोनों को रिलेट कर दें तो वी कैन से mc² = h × न्यू एंड m = h ν/c²। सो वी कैन से हियर दैट फोटोन की मास होती है अगर वो c स्पीड से मूव कर रही है तो। हालांकि वो मास के रूप में नहीं है, उसमें वजन नहीं है, लेकिन वो एनर्जी के रूप में कर रहा है। आइंस्टाइन ने यही कहा था कि मास और एनर्जी जो है एक दूसरे में रूपांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। वही मास एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वही एनर्जी मास में, तो इसलिए मास इक्विवेलेंट। तो सारा एनर्जी जो है वो मास के रूप में अगर कंसीडर किया जाए तो हालांकि उसमें मास नहीं है, फिजिकल मास नहीं है, लेकिन वो जो उसमें जितनी एनर्जी है उसका मास इक्विवेलेंट इतना है। तो अगर मास इक्विवेलेंट है तो नेचुरली मास है तो ग्रेविटी पर असर पड़ेगा। जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसमें ये पाया गया है कि अगर लाइट ट्रेवल करती है कहीं किसी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो बेंड कर जाती है, थोड़ी सी बेंड कर जाती है। सो बेंडिंग फिनोमेनन इज फाउंड ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड द रीजन इज देयर इज अ मास इन फोटोन, नॉट अ फिजिकल मास जो हम इसमें मास देख रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो भी मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फोटोन में फुल एनर्जी ही एनर्जी है, तो वो उसका मास इक्विवेलेंट हम पाते हैं। तो इस मास के कारण उस फोटोन पे ग्रेविटी का असर पड़ेगा और वो रिलेटिव बेंड कर सकता है। तो दिस इज a little different property you can say, which we see very rarely in our day-to-day life. ये जो प्रॉपर्टी है, जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है, हम स्पेस में देख सकते हैं। जब हम किसी स्पेस में अगर हम रिसर्च करते हैं और हमें दूर किसी स्टार्स
के पास जाना है, स्टार्स को स्टडी करना है, उसका इमेज लेना है या ब्लैक होल्स की इमेज लेना है, तो वहाँ पे हम ये पाते हैं कि लाइट जो है हमारा थोड़ा बेंड कर गया है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ऑन आवर अर्थ वी रेयरली फाइंड सच अ फिनोमेना। दूसरी बात, हमने बताया कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, एक चार्ज पार्टिकल से बनता है ना, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और किसी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो नेचुरली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो लाइट में मौजूद है, तो क्या इस पर कोई, अगर हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या लाइट का बेंडिंग पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है, उस पर असर पड़ेगा? नो। व्हाई? बिकॉज आगे हम देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उसका जो असर होता है वो किसी चार्ज पार्टिकल पे होता है, चार्ज पार्टिकल पे होता है। और हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, मतलब उस पर जो फोर्स लगेगा वो F होगा और चार्ज की जो क्वांटिटी होगी उसका प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां तो हम देखते हैं कि फोटोन जो पार्टिकल है जिससे लाइट बना है वो चार्जलेस है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर उसमें चार्ज ही नहीं है तो हम उसे कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B जो है, मैग्नेटिक फील्ड भी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर असर डालता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है, क्यू चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसे किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दे, तब उस पर फोर्स लगती है QVB। तो चार्ज होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज होगा भी और चार्ज को मूव करना चाहिए, मूविंग चार्ज पे ही मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो अगर चार्ज होगा तभी तो, लेकिन फोटोन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। So since light is made up of a small tiny particle called photon which has no charge, so it will not be influenced by either strong electric field or strong magnetic field, but it will be influenced a little by gravity, as I just explained you a little earlier. After this, we will discuss few more fundamental properties of light. The first important property that we will study is called reflection, a very basic property that we have already studied in your lower classes, but I want to refresh it. What is reflection? Reflection is simply bouncing back of a ray of light when it strikes any opaque surface. अगर कोई भी ओपेक सरफेस लिया जाए, ओपेक हमने इसलिए वर्ड यूज किया, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ये हम जानते हैं कि मटेरियल 3 प्रकार का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसा मटेरियल जिससे आसानी से लाइट आर पार क्रॉस कर सकता है, एक ग्लास। ट्रांसलूसेंट जिससे पार्शली लाइट क्रॉस कर सकता है। बहुत सारे ग्लास को आपने देखा होगा, वो हेजी होता है, थोड़ा बहुत लाइट नजर आती है, धुंधला नजर आता है। या बटर पेपर कर सकते हैं, या ऑयली पेपर, आप जैसे एक पेपर हो ऑयल लगा लो तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है। और ओपेक का मतलब है योर बुक,
किताब के आर पर कुछ नजर नहीं आता है। ओके, तो सपोज कोई ओपेक सरफेस है और ये शाइनिंग है। शाइनिंग का मतलब चमकदार है, मिरर की तरह, आईना की तरह, स्टेनलेस स्टील का प्लेट है, कोई भी हो सकता है, शाइनिंग है और ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब सरफेस इज रेगुलर, मतलब ओवर पावर कम है, इट्स वेरी पॉलिश्ड। अगर पॉलिश किया हुआ है तो नेचुरली वो रेगुलर हो जाएगा और वो चमकदार हो जाएगा। अगर उसमें एक रे ऑफ लाइट आती है, एक सिंगल वी विल एक्सपेरिमेंट, हालांकि जब हम टॉर्च की लाइट देंगे तो बहुत सारी रेज निकलेगी, तो दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। हम अभी कंसीडर करेंगे एक सिंगल रे, अगर वो किसी सरफेस पे आती है तो क्या होगा, ये बॉल की तरह बाउंस करेगा। हम बॉल जब फेंकते हैं जमीन पे तो आप खेल में देखा होगा, बॉल आती है और बॉल चली जाती है। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो बहुत ही बेसिक चीज है जो आपने बहुत लोअर क्लास में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्टेड रे। बट यू मस्ट कीप इन माइंड, दैट इज व्हाई आई एम रिफ्रेशिंग दिस टॉपिक। एंड देयर इज अ नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक, कल्पना करते हैं, ये रियल में होता नहीं है, ये कल्पना करते हैं अपने आसानी के लिए। ये वो काल्पनिक लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बना रहे हैं। ये नॉर्मल इसलिए ड्रॉ किया गया ताकि हम ये एंगल मेजर कर सके, ये एंगल, इस एंगल को स्मॉल आई कर सकते हैं। स्मॉल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज angle of incidence, and angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. And we have two laws of reflection. We have two laws of reflection. There are two laws of reflection. Number one, incident ray reflected ray and normal light in the same plane. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बोर्ड प्लेन है, प्लेन सरफेस है, तो इंसिडेंट रे अगर इस बोर्ड पे रेंगता हुआ, क्रॉलिंग रेंगता हुआ आता है, बोर्ड के सहारे ही चलते हुए आता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के सहारे ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। बोर्ड पे रेंगता है, बोर्ड पर ही, बोर्ड तो सरफेस को छोड़ेगा नहीं, एक ही प्लेन में। कहने का मतलब है कि ये प्लेन एक ही होगा। जिस प्लेन पे जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे आ रही है, उसी सरफेस पे ही रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, और नॉर्मल भी उसी सरफेस पे होगा, एक ही प्लेन पे होगा। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, सरफेस को नहीं छोड़ेगा, जिस प्लेन पे आ रहा है उसी प्लेन से निकलेगा। ये एक ही प्लेन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल हो। I = R मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस
is always equal to angle of reflection. So these two laws are very important for reflection. Now we will see another topic that is called regular reflection and irregular reflection, also known as diffuse reflection, which you also might have studied in the lower classes. Regular reflection. When the surface is very smooth and polished, when the surface is very smooth and polished, like mirror, आईना, सपोज इंसिडेंट रे, अब हम 3 इंसिडेंट रे लाते हैं, इट्स अ बीम ऑफ लाइट, हमने बीम यूज किया है, आई वांट टू शो यू समथिंग, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। अगर सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, मिरर की तरह, तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आया, देखो ये पैरेलल है, तीनों के दोनों जो ये गैप है ये बराबर है, विषय पैरेलल इंसिडेंट रेज, तो हम पाएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है यही पैरेलल होगा, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। सो अगर सरफेस स्मूथ और पॉलिश होगा तो हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट्स सो सिंपल। और याद रखना है कि कोई भी इमेज, अगर आप मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो क्रेडिट जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस स्मूथ या पॉलिश नहीं होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा और आप अपना चेहरा उस सरफेस पे नहीं देख सकते। तो आप वैसे ही सरफेस पे अपना चेहरा देख सकते हैं जो स्मूथ और पॉलिश होगा और इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे बुक पर भी रिफ्लेक्शन हो रही है क्योंकि ओपेक है, उस पर रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन बुक पे अपना चेहरा आप नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। सो वी कैन राइट हियर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज का मतलब जब आईना में आप चेहरा देखते हैं तो वो आपका इमेज है। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखना है, इमेज तभी बनेगा जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब सरफेस स्मूथ और पॉलिश होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। This is also known as diffused reflection. Diffused reflection ये कब होता है? जब मेरा सरफेस स्मूथ या पॉलिश्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सरफेस इस तरह से उभर खावा है, वी कैन से सरफेस इज रफ सरफेस, और irregular surface, बहुत सारे
सरफेस, जैसे आपका बुक, अगर आप बुक देखते हो तो बुक तो आपको लगता होगा कि स्मूथ है, चिकना है, लेकिन हालांकि अगर आप उसको बहुत नजदीक से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी सरफेस जो है अनइवन होगी, सरफेस अनइवन होगी, इवन नहीं होगी, अनइवन होगी। अनइवन का मतलब है सरफेस ऊंचा नीचा होता है। लेकिन अगर आप मिरर को देखेंगे जिसमें आपका चेहरा नजर आता है, स्टेनलेस स्टील का प्लेट देखेंगे तो सरफेस जो है एकदम स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होता है तो स्मूथ हो जाता है, वो इवन सरफेस होता है, वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन अगर आप बुक, टेबल, चेयर वगैरह देखेंगे तो आप उसकी जो सरफेस है, उसकी जो बनावट है वो उबड़ खाबड़ होती है, ये बाहर से नजर नहीं आता है, बाहर से लगता है कि स्मूथ है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी सरफेस अनइवन होती है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा, रे आएगी। सपोज हम जिस तरह से पहले हमने 3 पैरेलल रे डाला था, एज एन इंसिडेंट रे, पैरेलल, इंसिडेंट रे, तो इस हालात में, इस केस में हम देखते हैं कि ये चूंकि सरफेस की जो कर्वेचर है वो अलग अलग है, तो रिफ्लेक्शन यहां भी होगा, लेकिन ये रे इधर जाएगा और ये रे इधर चला गया और ये रे इधर चला गया। अब देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल? क्योंकि जिस सरफेस पे वो गिरा, कोई सरफेस ऐसा है, कोई सरफेस यहाँ है, क्योंकि कर्वेचर है ना, कौन रे कहाँ गिर रहा है ये तो पता नहीं। तो अगर ऐसे सरफेस पे गिरा तो इधर गिरा। हालांकि हर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रही है। हर रिफ्लेक्शन में अगर इंडिविजुअल हम इसे देखेंगे तो इसकी नॉर्मल ऐसे होगी, इधर नॉर्मल होगी, इसकी नॉर्मल इधर होगी, इसकी नॉर्मल इधर होगी, नॉर्मल सबका टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक समान नहीं, क्योंकि सरफेस अनइवन है ना। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो जब सरफेस ही एक समान नहीं है तो नॉर्मल भी तो एक समान नहीं होगा, कोई इधर होगा कोई इधर होगा, परपेंडिकुलर लाइन डिफरेंट हो जाएगा। तो नेचुरली है कि रिफ्लेक्शन कोई किसी का इधर किसी का इधर होगा। सो जो रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। सो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज इज फॉर्म्ड in irregular reflection। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या है और अलग अलग सरफेस पे रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है। इमेज कब बनता है? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इमेज कब नहीं बनता है? जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जब सरफेस अनइवन होगा, सरफेस रफ होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा। इसलिए किताब, कॉपी, टेबल वगैरह पे रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन उसमें आप अपना इमेज नहीं देख पाते क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इधर उधर चला गया। इमेज एक्चुअली तभी बनती है जब सारे रिफ्लेक्टेड रे एक तरीके से चलते हुए एक पॉइंट पर मिले। इमेज इज फॉर्म ओनली व्हेन एंड वेयर the reflected rays will meet at a single point, at a common point। लेकिन अगर रेज, रिफ्लेक्टेड रेज इधर उधर भाग गया तो एक पॉइंट पर तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए इमेज नहीं बनता है। लेकिन जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मिल जाएंगे और जहां पे एक रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगा वहीं पर इमेज बन जाएगा और तभी इमेज बनेगा। Now after this we will see one very important topic, that is image formation on a plane mirror। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, सपोज ये प्लेन मिरर है, ये कोटेड सरफेस है, ये जो है हमने लाइन दिया है, दिस मींस कोटिंग, दिस इज शाइनिंग सरफेस, और इसके सामने यह है प्लेन मिरर, और इसके सामने एक छोटी सी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। सपोज एक एलईडी बल्ब है, छोटी सी एलईडी बल्ब चल रही है, तो इसका इमेज इसमें बनेगा, हम इसका इमेज इसमें देख सकते हैं।
टुडे वी विल सी नाउ कि इसका इमेज इस मिरर में कैसे बनेगा। वी विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू फॉर्म इट्स इमेज। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये जो एलईडी बल्ब है, अगर ये खुद इल्यूमिनेट हो रहा है, ये खुद लाइट इमिट कर रहा है, अगर ये लुमिनस है तो ठीक है, इससे लाइट निकलेगी, बहुत सारी रेज निकलेगी। लेकिन अगर ये लुमिनस नहीं है, नॉन लुमिनस है, एलईडी बल्ब ऑफ किया हुआ है, तो इस पर जो लाइट पड़ रही है उससे रिफ्लेक्ट करके बहुत सारी लाइट इस पर आ जाएगी। कोई भी हो, इससे अगर रे ऑफ लाइट इस पे आती है चलते हुए, तो क्या होगा कि एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये पॉइंट ऑफ, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, यू नो वेरी वेल। हम नॉर्मल क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वी विल सी दैट ए रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे जो है ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से मूव करेगा कि ये जो एंगल अगर I1 है तो ये R1 के बराबर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं I1 इजिकल टू R1। और ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा। एक और ले लेते हैं, इमेज को जब भी इमेज बने, याद रखना है आगे भविष्य में कि जब भी इमेज हमें फॉर्म करनी है तो कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट, 2 इंसिडेंट रेज हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो हमने पहला इंसिडेंट रे लिया, एक और इंसिडेंट ले लेते। सपोज दूसरा इंसिडेंट रे जो यहां आता है, तो यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर रे गिरता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे इस समय ये इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये N1 नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2। तो क्या होगा, यहां पर भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि ये जो एंगल है I2 और ये R2 बराबर होगा। मतलब I2 इजिकल टू R2। और आप देखो ये डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच की जो गैप है वो लगातार बढ़ रही है। तो डाइवर्जिंग रेज कभी मिलेगा नहीं, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, कभी नहीं मिलेगा। ये दूर चला गया, देखो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दोनों की गैप बढ़ रही है। दे विल नेवर मीट, डायरेक्टली दे विल नेवर मीट। पर हमने क्या बताया, इमेज तभी बनेगा जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रेज तो मिल ही नहीं रहे, डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो यहां पे मिल रहे हैं। मतलब रियल रूप में नहीं मिल रहे, काल्पनिक रूप में मिल रहे हैं। इमेजिन अगर हम करेंगे तब मिलेगा, रियल में नहीं मिला। हम अपनी आंख को यहां रखें, तो हमें यह प्रतीत होगा कि ये रे जो है इधर से आ रही है और कहीं ना कहीं ये यहां मिल रही है। हालांकि रे ऑफ लाइट यहां जा नहीं रही है, लेकिन हमें ये प्रतीत होगा, यह आभास होगा कि ये कहीं यहां मिल रहा है। तो हमें ये इसका जो इमेज है वो यहां नजर आएगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को चूंकि ये पॉइंट के समान है तो हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहां मिलेगा। और चूंकि ये इमेज कैसे बना, क्या रे ऑफ लाइट रियल में मिली है? नहीं, रियल में रे ऑफ लाइट नहीं मिली है, इसलिए ये इमेज रियल इमेज नहीं है। ऐसे इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, जो रियल में नहीं है। तो हमें यहाँ पे अगर ये A है तो A डैश हम कह सकते हैं, तो A डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ A। तो इस मिरर में अगर हम अपना आंख यहां रखेंगे तो इसका इमेज यहां मिलेगा।